स्टूडेंट्स का लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि अम्ल, क्षारक तथा लवण, ये इन तीन घटकों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। पाठ का नाम भी वही है। देखिए, नींबू, इमली, खाने का सोडा, छाछ, सिरका, संतरा, दूध, टमाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पानी, फिटकरी, इन पदार्थों का देखिए लिटमस की सहायता से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको तीन समूह में वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में देखिए क्या होगा कि पिछली कक्षा में देखिए जैसे हमने खाद्य पदार्थ में कुछ खट्टे तो कुछ कसैले स्वाद वाले तथा चिकने स्पर्श वाले पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन करते समय पता होता है कि इन्हें क्रमशः अम्लीय और क्षारीय, देखिए जो कुछ हम आठवीं में पढ़े थे, कुछ पदार्थ खट्टे होते हैं तो कुछ कसैले होते हैं, बराबर। तो उसके अनुसार वैज्ञानिक लोगों ने उसको क्या किया कि अम्ल और क्षारक ये कौन कौन होता है उसके हिसाब से उसको उसने वर्गीकृत किया है। ठीक है। तो पिछली कक्षा में देखिए हमने लिटमस कागज की जैसे सूचक की सहायता से अम्ल क्षारक पहचाने की सरल और सुरक्षित विधि के बारे में अध्ययन किया गया है। जो जो लास्ट ईयर देखिए मैंने ये प्रैक्टिकल्स जो है आपको करके, मतलब जो आठवीं में थे बच्चे पहले, तो उनको ये मैंने मतलब करके दिखाया था लास्ट टू लास्ट ईयर में भी। तो ये वहाँ से क्या होता है कि अम्ल क्षारक पहचान सकते हैं हम लोग लिटमस पेपर की सहायता से। तो ये लिटमस कागज की सहायता से अम्ल भस्म कैसे पहचाने जाते हैं, तो अम्ल क्षारक के बारे में हम अधिक जानकारी जो इस लेसन में करने वाले हैं। ये जो तालिका देखिए, अणुसूत्र, क्षारीय मूलक, अम्लीय मूलक, यौगिक का प्रकार क्या है, यौगिक का नाम क्या है, तो ये सब हम अभी पढ़ेंगे तब हम कर सकते हैं, क्योंकि आठवीं में उतना तो डिटेल में नहीं था। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बाद में हम उसको फील कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए अम्लधर्मी मूलक है, यह ज्ञात होता है, ये सभी यौगिक भस्म है। कुछ अणु में देखिए OH लवण है, तो ये सभी यौगिक लवण है। और जिनका लवणीय मूलक H+ होगा, मतलब H+ से भिन्न है, तथा अम्ल धर्मी मूलक OH से भिन्न है, ऐसे आयनिक यौगिक को लवण कहेंगे। तो जो भी है, जब हम आगे जाके पढ़ेंगे, डिटेल जानकारी लेंगे, तब हमको क्या होगा वो पता चलेगा कि वो एक्चुअल में क्या है। ठीक है। तो आगे जो है सबसे पहले जो है देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ कि आयनिक यौगिक क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया गया है ना, तो ये सोडियम क्लोराइड मतलब ये नमक है। तो किस तरह से वहाँ पे निर्माण होता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, तो वो सब मैं आपको एक पेपर पे अच्छे से बता देता हूँ। लीजिएगा, आज का जो हमारा घटक है आयनिक यौगिक। ठीक है। तो ये आयनिक यौगिक होता क्या है, देखिए परिभाषा बता देता हूँ मैं कि देखिए आयनों के लेन देन से तैयार होने वाले यौगिक को जो है आयनिक यौगिक करते हैं। अभी आयन, तो आयन के बारे में मैं बता देता हूँ कि आयन मतलब देखिए उसमें होता क्या है कि ये प्लस मतलब जिसको हम बोलते हैं कि धन आयन। ठीक है। और फिर बाद में जो माइनस होता है वो क्या हो गया, फिर ये ऋण आयन हो गया। ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये धन आयन और ऋण आयन। ठीक है। तो इनका क्या होता है पता है, आपस में लेन देन होगा। तो आपस में लेन देन होने की वजह से फिर वहाँ पे क्या होता है पता है, एक आयनिक यौगिक तैयार होता है। अभी लेन देन देखिए कैसा होता है कि लेन देन देखिए मैं बता देता हूँ पहले, ये तो 10th में है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो धातु है ना वो क्या करता है पता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन देता है धातु। जब देता है ना तो वो धनात्मक बन जाएगा, ध्यान रखना है। और ये अधातु वाले क्या करते हैं पता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, तब ये माइनस बन जाएगा। तो सिर्फ धातु इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, और सिर्फ अधातु जो है इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये सब क्लियर जो मैं आपको 10th में करूंगा, अभी नहीं, क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर आपको 9th वाला नहीं समझ में आएगा। सिर्फ इतना ध्यान में रखिए, धातु इलेक्ट्रॉन देता है और अधातु इलेक्ट्रॉन लेता है। तो धातु अधातु को पहचानेंगे कैसे, वो सब जानकारी तो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये तो अभी देखो जो लेन देन क्यों होता है पता है कि एक समूह 18 है। 10th में आप जब पढ़ेंगे समूह 18 मतलब जिसको हम बोलते हैं ग्रुप। एक ऐसा ग्रुप होता है ना, वो क्या होता है पता है कि वो एकदम मजबूत होता है। ध्यान रखना है, मजबूत मतलब उसकी जो कवच क्या होते हैं पता है, भरे होते हैं, कवच भरे होते हैं। और कवच मतलब आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि ये KLMN, ये 8वीं में भी आपने पढ़ा होगा, 2 8 18 और ये 32, ये वाला नियम देखिए आपने पढ़ा होगा कि K वाले में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, L वाले में 8, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बैठ सकते हैं। ये तो आपने 8वीं में ही पढ़ा है, बराबर। तो ये 18वां ग्रुप है ना, पता है क्या होता है कि इसके जो तत्व होते हैं ना, ये इस नियम के अनुसार पूरी तरह से भरे होते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि नियॉन है। ठीक है। नियॉन का नंबर देखिए कितना होता है, 10। ठीक है।
तो 10 नियम मतलब देखिए उसकी कक्षा क्या होती है पता है कि ये मान लो KLMN है, तो ये KLMN है ना, तो उसमें देखिए पहली कक्षा में 2 ही होगा, दूसरी कक्षा में 8, तो 2 और 8 10, क्योंकि देखो ये नियम है ना, ये नियम के हिसाब से मैंने उसको विभाजित किया। ऐसा नहीं कि 10 है तो पहले में 10 थोड़ी ना है, तो नियम देखो पहले में 2 है दूसरे में 8 है, तो ये 10 हो गया, बाकी कक्षा नहीं है। तो ये मजबूत है क्योंकि पहली कक्षा दूसरी कक्षा ये नियम के अनुसार भरी हुई है, बराबर ना। तो जब ऐसा कोई कक्षा भरा हुआ रहता है तो ये जो धातु अधातु है ना क्या करते हैं, आपस में लेन देन करेंगे, क्योंकि उनको समूह 18 की तरह बनना है। अरे हर कोई चाहेगा ना कि समूह 18 की तरह, क्योंकि वो मजबूत है, एकदम कवच भरे होते हैं, तो सब कुछ लोग जो है उसकी तरह बनना चाहते हैं। तो ये जो होता है ना वो आयनिक यौगिक के लेन देन की वजह से होगा। वो किस तरह से होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। वो किस हिसाब से फिर वहाँ पे उनका लेन देन होता है क्या नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये नमक, नमक का देखिए, नमक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन सॉल्ट या फिर साधारण नमक, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला देखिए NaCl होता है, ध्यान रखो, जो हम नमक खाते हैं ना घर पे, तो उसका जो सूत्र होता है ये NaCl है, ठीक है। तो अभी होता क्या है देखिए, NaCl के अंदर किस तरह से ये होता है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। सोडियम का 11 नंबर है और उसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन 281 है। ये पहले चौथे लेसन में भी देखो मैंने आपको बताया था। और जो क्लोरीन है उसका नंबर देखिए क्या है पता है, 17 है। 17 है तो क्या होगा देखिए, 287 है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि नियम के हिसाब से देखिए उसकी पहली कक्षा 8, दूसरी कक्षा भरी है, और इसकी भी नियम के अनुसार पहली कक्षा दूसरी कक्षा भरी हुई है, बराबर ना। तो ये सोडियम की लास्ट वाली कक्षा ये अधूरी है, और इसकी भी 7 वाली मतलब तीसरी वाली कक्षा अधूरी है ना, इसमें 1 है इसमें 7 है। तो होता क्या है देखिए, वैसे एक संरचना आपको वहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 3 कवच है ना, तो इसके सोडियम के 3 कवच आपको बनाने, 1 2 3, ये सोडियम के कवच है, ठीक है। सोडियम के पहले कक्षा में 2 है तो ऐसा 2 बनाइए, दूसरे में 8 है तो 8 बनाइए, 2 4 6, और देखिए क्या हो गया पता है, 8। और इसमें देखिए कितना होता है पता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1, तो ये क्या हो गया पता है, ये सोडियम का है, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्लोरीन में भी 3 है, ठीक है, ये 1 2, और उसके बाद में देखिए ये 3 है, ठीक है। देखिए वहाँ पे पहले में कितना है, 2 है तो 2 बनाइए, दूसरे में 8 है तो 8 बनाइए, ठीक है। तो ये नियम के अनुसार देखिए उसमें क्या होगा पता है कि आपको ऐसा बना देना है, 2 8 और ये 7 है, ठीक है, 2 फिर ये 4, ठीक है, फिर ये क्या हो गया 6, और देखिए 7 हो गया। तो ये जो है क्लोरीन है, ठीक है। तो अभी होगा क्या पता है कि अभी मैं बता देता हूँ कि अभी ये सोडियम जो है ना, ये देखो धातु है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सोडियम धातु है और ये क्लोरीन क्या है बताया, अधातु। अब ये धातु मतलब लेके मैंने क्या बताया था, ऊपर आपको बताया था कि धातु मतलब इलेक्ट्रॉन देता है और इधर अधातु मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये मैंने चीज़ें आपको बताई है। तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है क्या होगा पता है, ये अपना क्लोरीन को दे देगा, बराबर ना। क्योंकि अभी क्लोरीन को देगा तो क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सोडियम के पास 2 8 1 है और इसके पास 2 8 7 है। अब ये धातु है तो एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। तो देखिए होगा क्या, 2 और 8, और यहाँ पे होगा क्या 2 8 8, बराबर ना। तो देखिए 2 8 मतलब इसकी दोनों कक्षा भरी है, और यहाँ पे तीनों कक्षा में 2 8 8 हो गया, यानी कि वो तीनों कक्षा भी उसकी क्या हो गई, भरी हो गई। तो यहाँ पे आयनों का लेन देन मतलब जब सोडियम ने दिया, जब सोडियम दिया तो वहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, वो प्लस बन जाएगा, और जब क्लोरीन ने लिया तो क्या बन जाएगा, माइनस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, खो दिया, ठीक है, और इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया पता है, प्राप्त किया। तो इस तरह से लेन देन होता हुआ आपको दिखाई देगा, और यही तो उसे कहा जाता है कि आयनिक यौगिक। इसी को हम क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक, क्योंकि आयनों के लेन देन तैयार होने वाला यौगिक। अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया है ना आपको कि यहाँ पे सोडियम ने खो दिया तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने प्राप्त किया, तो यहाँ पे आयनों का लेन देन हुआ ना, धनात्मक और ऋणात्मक, तो ये दोनों का वहाँ पे लेन देन हुआ। अब इसी को हम क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक कहेंगे, ठीक है।
इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आयनिक यौगिक का टॉपिक। इससे संबंधित कुछ डाउट रहेगा तब आप वीडियो होने के बाद ज़रूर पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अभी हम आते हैं अगले एक नियम की तरफ आते हैं। एक सिद्धांत है अर्निहिस का अम्ल तथा क्षारक का सिद्धांत। देखिए ये अम्ल है, ठीक है, और एक क्षारक है। ये 8वीं में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसमें मैं बता देता हूँ कि जो अम्ल होता है ना, अम्ल देखिए स्वाद में खट्टा होता है, ध्यान रखना है, जिसको हम बोलते हैं एसिड, ठीक है। और उसके बाद में देखो क्या होता है पता है, क्षारक, ठीक है। क्षारक मतलब देखो क्या होता है पता है, कसेला, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेस। इंग्लिश में आपको ध्यान में रखना है। अम्ल कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, जिसे हम एसिड बोलते हैं। और जो क्षारक होता है वो कसेला होता है, जिसको हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम स्वाद के हिसाब से पहचान सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में क्या है कि कुछ नियम है जिसके हिसाब से हम लोग उसको पहचान सकते हैं। देखिए ईस्वी सन 1887 में स्वीडिश वैज्ञानिक अहरनियस ने अम्ल तथा क्षारक सिद्धांत प्रतिपादित किया, और इस सिद्धांत अम्ल तथा क्षारक की परिभाषाएं दी गई है वो जो निम्नानुसार है। देखिए अम्ल की परिभाषा देखिए कि अम्ल ऐसा पदार्थ है जिसके पानी में घुलने पर उसके विलयन में H+ एकमात्र केटायन बनता है, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूं आपको कि जो केटायन है, ठीक है, केटायन का मतलब होता है प्लस, ध्यान में रखना है। केटायन का मतलब क्या होता है, प्लस, धनात्मक। मतलब होगा क्या कि ऐसा पदार्थ है जिसको पानी में घुलने पर देखिए क्या होगा पता है, H+ का हाइड्रोजन आयन का निर्माण होगा। अभी मैंने बोला था स्वाद के हिसाब से खट्टा होगा, लेकिन H+ जो हम केवल ऐसी अभिक्रिया द्वारा हम समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए देखो जैसे HCl, H2SO4 और H2CO3। अभी देखो ये HCl है ना, अगर हम उसको पानी में मिलाएंगे तो कि यहाँ पे H+ का निर्माण हुआ, यानी कि वो क्या हो गया, अम्ल हो गया। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पे भी आपको H+ अगर दिखाई दे रहा है तो अम्ल है, ठीक है। और उसी हिसाब से देखिए वहाँ पे H2SO4 है, इसमें भी देखो यहाँ पे H+ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे HSO4 है, तो इसमें भी देखिए आपको ये H+ दिखाई देगा। तो जहाँ जहाँ आपको H+ दिखाई दे रहा है वो सब क्या हो गया पता है, अम्ल हो गया। क्योंकि परिभाषा ही बताई गई है कि अम्ल का अर्थ है ऐसा पदार्थ जिसके पानी में घुलने पर उसके विलयन में H+ एकमात्र केटायन बनता है। एकमात्र केटायन, केटायन का मतलब मैंने बताया था प्लस, तो इस हिसाब से हम उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। नीचे देखिए एक जानकारी बताई गई है कि NH3 Na2O CaO यौगिक के ये सब नाम क्या है वहाँ पे बताए गए हैं। देखिए वहाँ पे कुछ अभिकारक देखिए वहाँ पे बताए गए हैं जिसको हमें पढ़ लेना है। जैसे अमोनिया की पानी के साथ अभिक्रिया, तो देखिए उसमें भी H2O के साथ यानी उसके साथ पानी की अभिक्रिया है, ठीक है। तो फिर Na2O की पानी की अभिक्रिया साथ होगी तो देखिए वहाँ पे क्या होगा कि 2 Na यहाँ पे तो अलग चला गया, बराबर। तो फिर वहाँ पे बचेगा क्या, देखिए 2 O है और 2 H है, यानी कि देखो क्या हो जाएगा पता है, OH2 हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन भी 2 बार है, हाइड्रोजन भी 2 बार है। देखिए ना यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार है, ऑक्सीजन भी 2 बार, इसलिए मैंने उसको लिखा OH2। दिख नहीं रहा है तो मैं साइड में लिखता हूँ, ये क्या होगा, OH2 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर ये देखिए CaOH होगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बार है, हाइड्रोजन भी 2 बार है। तो ये पहले तो CaOH होगा और उसके बाद में सिर्फ क्या होगा पता है, OH-, और ये भी यह क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब ये मान लो इसको प्लस में है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, सॉरी स्टूडेंट, ये इसमें नहीं होगा, सॉरी स्टूडेंट, इसमें देखिए होगा क्या पता है, केवल ये Ca+ होगा, ध्यान में रखना है, Ca+ होगा। और ये इसके बाद में देखिए ये इस तरह से बनेगा, तो ये OH-, OH-, OH-। तो NH4 अम्ल है, Na+ अम्ल है, ठीक है। तो ये सब हम उससे बोल सकते हैं कि इसमें से अम्ल, क्षारक, लवण इसमें से कौन से प्रकार में हो सकते हैं, उस हिसाब से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है। आगे चलते हैं, क्षारक के बारे में बात करते हैं। क्षारक का देखिए वहां पे क्षारक क्या बोलता है कि क्षारक देखिए मैं पहले बोल देता हूँ, क्षारक देखिए मैंने पहले बोला था, क्षारक मतलब स्वाद में कसेला, कसेला मतलब जो हम उसको कड़वा बोलते हैं, ठीक है।
और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बेस। ठीक है, तो देखिए उसका होगा क्या कि क्षारक का अर्थ ऐसा पदार्थ जो पानी में घुलने पर उसके विलयन में केवल OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण होता है, और यह हमेशा माइनस होगा। इस बात को ध्यान में रखिए। यह क्या होता है पता है, ऋणायन, या जिसको हम क्या बोलते हैं कि एनायन। ध्यान में रखना है, क्या हो गया, एनायन मतलब माइनस। अभी देखो यहाँ पे NaOH है, जब हम उसको पानी में मिलाएंगे देखिए यहाँ पे OH माइनस का निर्माण होगा। यहाँ पे CaOH है, इसको हमने पानी मतलब इसके साथ में मिक्स कर दिया, तो वहाँ पे देखिए 2OH का वहाँ पे निर्माण हो गया। तो ये OH माइनस का वहाँ पे निर्माण होता हुआ आपको दिखाई देता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि क्षारक का अर्थ होता है कि ऐसा पदार्थ जो पानी में घुलने पर उसके विलयन में केवल और केवल OH एकमात्र एनायन वहाँ पे बनेगा, यानी माइनस बनेगा। जैसे उदाहरण के लिए NaOH है और ये CaOH है। तो उसके अनुसार आपको जो है ये परिभाषा आपको सब ध्यान में रखनी है। और जो ये तो नियम के हिसाब से OH माइनस के हिसाब से हम ये ऐसे मतलब समीकरण देंगे तो हम समझ सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ पे कि क्षारक जो हम मतलब कसेला कड़वा स्वाद हो गया तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, कि क्षारक है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अभी अम्ल तथा क्षारक ये दोनों प्रकार के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला देखिए तीव्र और सौम्य अम्ल और क्षारक। तीव्र सौम्य में देखिए अम्ल तथा क्षारक के जलीय विलयन में उनका वियोजन किस अनुपात में होता है, उसके अनुसार देखिए उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे पहला देखिए तीव्र अम्ल। तीव्र मतलब होगा क्या कि तीव्र अम्ल पानी में घुलने पर उसका लगभग संपूर्ण वियोजन होता है और उसके जलीय विलयन में H+ तथा संबंधित अम्ल के अम्लीय मूलक ये आयन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। देखिए पानी में घुलने उसका संपूर्ण वियोजन होगा, मतलब पूरी तरह से मिल जाएगा, और उसमें से केवल क्या मिलेगा, H+ आयन आपको जब मिलेगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, तीव्र अम्ल। उदाहरण के लिए देखो HCl है, HBr है, HNO3 और H2SO4। ठीक है, सौम्य अम्ल की बात देखिए। सौम्य अम्ल देखिए पानी में घुलने पर उसका पूर्ण वियोजन नहीं होता, मतलब पूरी तरह से पानी में मिक्स नहीं होगा, और उसके जलीय विलयन में थोड़ी मात्रा में H+ मिलेगा। ध्यान रखना है कि ये सिर्फ थोड़ी मात्रा में आपको H+ मिलेगा, तथा संबंधित अम्ल के अम्लीय मूलक इन आयनों के साथ ही वियोजन न हुए अम्ल के अणु बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब जो ज्यादातर मिक्स नहीं होते हैं ना, वैसे अणु आपको बहुत सारे मिलेंगे। जैसे देखिए CH3COOH और ये CO2, ये अणु मतलब ऐसे मिल जाते हैं। तो ये H+ क्योंकि वहां पे क्या हो गया, पूरी तरह से उसका वियोजन हुआ नहीं, इसकी वजह से वहां पे क्या हो गया, ये सौम्य अम्ल बन गया। तो फिर उसके बाद में देखिए वहां पे तीव्र भस्म। ठीक है, तो देखिए भस्म मतलब इसको बोलते हैं क्षारक बोलते हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए तीव्र क्षारक पानी में घुलने के बाद उनका संपूर्ण वियोजन हो जाता है, तो उसके जलीय विलयन में OH मतलब पूरी तरह से दिखाई देता है। तो ये क्षारक मूलक यही आयन के प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखो NaOH है, KOH है, या तो ये COH है या तो Na2 है। ठीक है, क्योंकि उसमें पानी में घुलने के बाद लगभग उसका संपूर्ण वियोजन हो जाता है। उस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में देखिए सौम्य क्षारक। सौम्य क्षारक में देखिए होता क्या है कि सौम्य क्षारक देखिए पानी में घुलने के बाद उनका संपूर्ण वियोजन होता नहीं है, और उनके जलीय विलयन में देखिए कम मात्रा में OH तथा संबंधित क्षारीय मूलकों के साथ वियोजन न हुए क्षारक के अणु बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ध्यान में रखना है, मैंने क्या बोला था कि जो सौम्य क्षारक होता है ना, तो उसका पूरी तरह से वियोजन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कम मात्रा में क्या मिलेगा, OH मिलेगा, और उससे संबंधित क्षारीय मूलक वहाँ पे मतलब जो वियोजित नहीं होते वो सब वहाँ पे मिलेंगे। तो आपको समझ लेना है कि वो सौम्य क्षारक हो गया, जो स्वाद में कड़वा होता है। देन लास्ट में देखिए क्षार है, क्षारक जिसको अल्कली बोलते हैं, यानी कि जो क्षारक पानी में बड़ी मात्रा में विलय होता है उन्हें हम कहेंगे लवण। ध्यान में रखना है, जो क्षारक पूरी तरह से पानी में मिल जाता है ना, तो उसको हम कहेंगे लवण। उदाहरण के लिए NaOH, KOH, NH3, NaOH, KOH और NH3, तो ये सब उसमें क्या होते जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। अब स्टूडेंट्स एक तालिका पूर्ण करने के लिए देखो वहां पे बोला गया है
ये देखिए अम्ल में क्या बोला है कि एक अणु से प्राप्त होने वाले H+ की संख्या आपको वहां पे लिखना है। तो सिंपल है, देखिए यहाँ पे HCl है, इसमें कुछ नहीं, मतलब वहां पे एक ही बार है। यहाँ पे H भी देखिए एक ही बार है। यहाँ पे देखिए H के नीचे सामने 2 बार है, तो यहाँ पे 2 लिख देना है। यहाँ पे देखिए 2 बार है, तो हम उसको 2 बार लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 बार है, तो हम क्या करेंगे पता है, 3 बार। यहाँ पे देखिए 3 बार है, तो यहाँ पे 3 बार है। और यहाँ पे देखिए H3 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो कुल मिला कितने बार हो गया, 4 बार। अभी यहाँ पे देखिए कि OH की संख्या देखिए कितनी है, वो आपको लिखना है। पहले में देखिए वो एक ही बार है, तो 1 बार, यहाँ पे 1 बार है, तो यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार है, 2 बार, यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे देखिए उसके सामने 3 बार, और यहाँ पे देखिए कितनी बार बताया गया है कि OH देखिए यहाँ पे केवल 1 बार है। ये H को आपको नहीं पकड़ना है, ठीक है, तो ये 1 बार है। तो ये मतलब संख्या के अनुसार, मतलब आगे पीछे संख्या लिखी रहती है, तब वहां से पता कर सकते हैं क्योंकि मतलब उसके अणु से मतलब प्राप्त होने वाली संख्या वहां पे कितनी है। तो उसके हिसाब से हम उसको फटाक से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो किस तरह से ये जो अम्ल, क्षारक, ठीक है, उसके हिसाब से। आगे देखिए, अब देखिए हमें क्या पहचाना बताया कि अम्ल की क्षारकता। देखिए अम्ल के एक अणु में वियोजन से H+ आयन पाए जा सकते हैं, वह संख्या उस अम्ल की क्षारकता है। मतलब देखिए अम्ल के एक अणु से मतलब क्या होता है पता है कि H+ आयन कितने पाए जाते हैं। जैसे हमने इससे पहले देखिए बताया ना, यहाँ पे देखिए कि ये कितने 2 3 3 4, OH के मतलब 2 3 3 1 ऐसा पाया गया ना, तो उसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना H+ आयन होगा उस संख्या अम्ल की वो क्या है, क्षारकता है। और देखिए क्षारकों की अम्लता कैसे पहचानेंगे, क्षारक के एक अणु में वियोजन से जितने OH मिलेंगे तो वह उस संख्या की देखिए भस्म की क्या है, अम्लता है, ठीक है। तो ये क्षारक का भस्म को है और भस्म को क्षारक को है, तो ये ऐसे अम्लों के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे अम्ल दिया गया तो वहां पे बात की गई है मतलब उस संख्या की अम्ल की क्षारकता, और यहाँ पे क्या है कि उसमें भस्म की क्षारकता। भस्म मतलब क्या होता है कि ये क्षारक होता है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये अम्ल के प्रकार वगैरह इसमें सब कुछ है। इसके बाद कुछ डाउट रहेगा तब आप मुझे पूछ सकते हैं वीडियो होने के बाद में।